गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस एक्सरसाइज के लिए। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्सरसाइज में हम क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं ताकि आपके माइंड में रहे पहले से ही। और आप भी जब अपनी नोटबुक में लिखो तो पहले कॉन्सेप्ट लिखो हर एक्सरसाइज से पहले, ताकि उस एक्सरसाइज की जब आपको रिवीजन करनी पड़े तो वे सारे कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ लो। पहला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो निकालते कैसे हैं वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ए और बी मान लो कोई भी दो नंबर है तो उनके लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उन दोनों नंबर की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें या फिर एक बार उनका एचसीएफ निकाल दें, एक बार उनका एलसीएम निकाल दें और एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दें, तो वो उस मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगी, किसके, ए और बी की प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, एक नंबर का क्वेश्चन 100% आता ही आता है यहाँ से। एक कॉन्सेप्ट ये देख लो, मैं कहता हूँ कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है तो वो हमेशा 5 से तो पक्का डिवाइड होगा ही होगा। जैसे मान लो 10 है, 10 के लास्ट में, इसके लास्ट में 0 आता है ना, तो ये 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा पूरा, है ना। ये है एक नंबर के लास्ट में, मान लो यहाँ पे 0 आ गया, इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये आपको 100% पता होना चाहिए इस चीज़ का भी। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 4 में क्या है, मान लो हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं और उसके अंदर 5 नहीं आता। 5 तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने एक नंबर के मान लो 24 है, मैंने इसके प्राइम फैक्टर बना लिए, 2 पे डिवाइड करूंगा 12 और ये प्राइम फैक्टर हो गए 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कई बच्चे इसमें है ना 1 भी लिख देते हैं, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, ये बात लिख लो आप, ऑल दीज फैक्टर्स, ऑल दीज फैक्टर्स मस्ट बी प्राइम, ये प्राइम होने चाहिए। तो अगर आपने कोई ऐसा फैक्टर लिख दिया जो प्राइम नहीं है तो आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन गलत मानी जाएगी। जैसे कई बच्चे इसको क्या कर देंगे, 2 इंटू 2 को 4 लिख देंगे और ये लो, ये भी तो 24 बनता है, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको सिर्फ प्राइम प्राइम नंबर ही लेने होते हैं यहाँ पे, ये बात आप ध्यान रखना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की और इसके अंदर कहीं पे भी 5 नहीं आया, ये क्या है, इट डज नॉट इंक्लूड 5, इट डज नॉट इंक्लूड 5, 5 नहीं आया, तो ये नंबर जो है ना पूरा 24, ये कभी भी 5 से डिवाइड होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से मान लो हमने 123 है एक नंबर, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, 3 पे करेंगे इसको तो ये आएगा 3 इंटू 41। ठीक है, ये क्या आएगा, 3 इंटू 41। यहाँ पे 5 नहीं आया ना, 5 नहीं आया तो ये नंबर कभी भी 5 से डिवाइड होगा ही नहीं। और ये रूल किसके लिए होता है, सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए होता है। ठीक है, ओनली फॉर प्राइम नंबर्स। जैसे आप ये मत बोल देना कि सर 24 को आपने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अब इसमें तो 4 आया ही नहीं, इसमें तो 4 आया ही नहीं, तो ये नंबर तो 4 से डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा ये रूल सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, प्राइम नंबर के लिए। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर में आपको क्या मिलेंगे, बस प्राइम नंबर ही तो मिलेंगे। तो अगर आप प्राइम से दूसरा कोई भी नंबर ले लेंगे तो वो तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे देखोगे कि 4 है, देखो ये 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 ही तो होता है, यानी कि ये नंबर पक्का 4 से डिवाइड होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर 5 नहीं आया तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ऐसे 7 नहीं आया प्राइम फैक्टर्स में तो ये नंबर 7 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लिख लेना। फिर आपका है कॉन्सेप्ट नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो आपके घर के बाहर ये एक सर्कल की शेप पे एक पार्क है और आप दो दोस्तों ने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। ये आपका क्या है बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट है। आप ए हो, आपका फ्रेंड बी है, आप इस पूरे पार्क का चक्कर लगा लेते हो 12 मिनट में, यानी कि 12 मिनट में आप चलते चलते यहीं पहुंच जाओगे वापस। और बी आपका जो फ्रेंड है ना, वो चक्कर लगाता है इस पार्क का कितने, 18 मिनट में। तो कभी भी आप ये मत सोचना कि कोई भी टाइम ऐसा नहीं आएगा कि आप दोनों फिर से इस स्टार्टिंग पॉइंट पे आपस में मिल सको। आप मिलोगे 100%, लेकिन देखो एक आप हो, आप फास्ट चल रहे हो, आपका फ्रेंड थोड़ा क्या है, स्लो है, तो ये तो है नहीं आपने भी 3 चक्कर काट लिए, आपके फ्रेंड ने भी 3 चक्कर काट लिए और आप दोनों इस पॉइंट पे मिल जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जितने टाइम में आप 3 राउंड लगाओगे ना, आपका फ्रेंड 3 राउंड लगा ही नहीं पाएगा। पता है ना क्यों? क्योंकि वो आपसे क्या है, स्पीड में स्लो है। लेकिन मिलोगे पक्का, कब मिलोगे पता है, इन दोनों टाइम का क्या निकाल लो आप, एलसीएम निकाल लो।
और इनका एलसीएम अपने को पता है कितना होता है 36। 36 मिनट के बाद आप दोनों दोबारा इस पॉइंट पे आके मिलोगे। क्यों मिलोगे? देखो 36 मिनट के अंदर आप मेरे को बताओ आप इस पूरे पार्क के कितने चक्कर लगा चुके होंगे। एक चक्कर आप 12 मिनट में लगाते हो तो 36 में 3 राउंड लगा लोगे। 3 राउंड पूरे कर लिए तो यानी कि वापस यहीं पहुंच गए। आपका फ्रेंड 36 में कितने चक्कर लगा लेगा? 2, है ना, क्योंकि 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो ये 2 राउंड लगा के और यहाँ पे पहुंच जाएगा। कहने का मतलब आप 36 मिनट के बाद दोनों फिर से इस पॉइंट के ऊपर आ जाओगे तो मिल लिए ना। तो कैसे करोगे? हमेशा ही इनका एल्शियम निकालोगे और दो नहीं बल्कि 2 से ज्यादा, 3 फ्रेंड आ जाए, 4 फ्रेंड आ जाए, 5 फ्रेंड आ जाए, तब भी रूल यही रहेगा। मान लो एक फ्रेंड ए है, एक बी है, एक सी है। ये 6 मिनट में चक्कर लगाता है, ये 8 मिनट में लगाता है और ये 12 मिनट में लगाता है। तो बताओ तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे किस टाइम मिलेंगे? आप एल्शियम निकाल लेना 6, 8 और 12 का, जो कि कितना आएगा आपका 24। तो 24 मिनट के बाद ये तीनों फ्रेंड्स इसी पॉइंट के ऊपर आके मिलेंगे। कहाँ पे? स्टार्टिंग पॉइंट के बाद। ठीक है, ये हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया। कॉन्सेप्ट नंबर 6 है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये थ्योरम क्या होती है और इसका यूज क्या होगा क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। फिर आता है 1 नंबर के, जैसे हमारे को प्राइम फैक्टर्स बनाने होते हैं। जैसे क्वेश्चन वाले ने, एग्जामिनर ने पूछ लिया कि 120 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, तो आप 2 से डिवाइड कर दोगे 60, 2 से डिवाइड करोगे 30, 2 से करोगे 15, 3 से करोगे 5। अगर ये प्राइम नंबर आ जाए ना तो बस वहीं पे छोड़ दिया करो। ठीक है, तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। लेकिन मैं ये कहता हूँ कई बार यहाँ पे आके ऐसा नंबर आ जाएगा, इतना बड़ा नंबर आ जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये किससे डिवाइड होगा। तो आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, ये 2 नंबर ऐसे हैं, इनके मैं कहता हूँ याद रख लो फैक्टर। एक याद रख लो सिर्फ, पहला पहला 7। इसी तरह से इसका 17। 7 और 17 याद रखने आसान है, इनमें 10 का गैप है ना। 7 याद रख लो, ठीक है, 7 याद रख लो। 7 के बाद जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 11। और 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 13। 17 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 19। और 19 के बाद कौन सा आता है? 23। ये मत सोचना 21 भी आता है, 21 प्राइम नहीं होता। तो 1001 के प्राइम फैक्टर यही होते हैं और आपका जो है 7429 के प्राइम फैक्टर 17, 19, 23 यही होते हैं। इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया और आपने ये पहले से नहीं पढ़ी हुई चीजें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप सोचोगे ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं, फिर 5 से सोचोगे, फिर 7 से सोचोगे, टाइम आपका काफी चला जाएगा। ठीक है, 1 नंबर के लिए। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर का वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसकी एग्जाम में आपसे स्टेटमेंट भी लिखने को कहा जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे एक 24 एक नंबर है, 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे बनाते हैं इसकी, देखो इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम। 24 को एक बच्चे ने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, एक मैं और नंबर लेता हूँ 30। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। मान लो 5 आ गया। 30 को क्या लिख दिया? 2 इंटू 3 इंटू 5। टीचर बच्चों को ये बताना चाहता है कि अगर मान लो आपने 24 के फैक्टर्स बना लिए, या पहले मैं 30 का एग्जांपल देता हूँ। आपने 30 के प्राइम फैक्टर्स बना लिए, कितने आए? 2, 3 और 5। तो वो ये कहता है टीचर कि कोई भी बच्चा इस दुनिया में, मैथ पढ़ने वाला कोई भी बच्चा अगर इसके प्राइम फैक्टर बनाएगा ना तो 2, 3, 5 के अलावा कुछ नहीं बना सकता, वो कुछ भी नहीं बना सकता। लेकिन एक बच्चे ने कहा सर अगर मैं 30 को लिख दूं 2 इंटू 5 इंटू 3 लिख दूं तब तो ये मेरे को अलग दिख रहा है। वो कहेगा इसमें जो प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर है ना वो आगे पीछे किया गया है, लेकिन प्राइम फैक्टर तो वही है, वो 2 है, वही 3 है, वही 5 है ना। यानी कि प्राइम फैक्टर्स आपके सेम रहेंगे। प्राइम फैक्टर्स आर ऑलवेज यूनिक। यूनिक का मतलब वो जो दूसरा कोई भी नहीं बना सकता वो यूनिक रहेंगे, बट ऑर्डर में चेंज। इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो प्राइम फैक्टर्स हमेशा सेम रहेंगे लेकिन उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 2 को सबसे लास्ट में भेज दो, है ना, इससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। रहेगा तो 30 और ये सारे के सारे क्या रहेंगे? प्राइम रहेंगे। तो यही डेफिनेशन कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अब मैं आपको बताता हूँ स्टेटमेंट क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है, कौन सा होता है कंपोजिट नंबर? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन
2 फैक्टर्स। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4। ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स का मतलब होता है प्राइम फैक्टर्स, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम राइट कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मैंने कहा था ना, जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? यूनिक होंगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। यानी कि जो प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर होता है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, इसकी इजी लैंग्वेज में लिख देता हूँ। पेपर के अंदर आपको ये लैंग्वेज भी जो ना लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। क्या लिखेंगे? एवरी कंपोजिट नंबर, जो आपको इंग्लिश आती है वैसे लिख दो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में आप लिख सकते हो। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन होगी क्या होगी बच्चों? यूनिक होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, मतलब कि कोई भी बच्चा जो उसके प्राइम फैक्टर बनाएगा ना वो हमेशा वही आएंगे, जैसे 2, 3, 5। ठीक है, बट द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स में चेंज। तो ये आपको लैंग्वेज इजी लगेगी क्योंकि इसमें सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। तो ये थ्योरम भी आप, इसकी स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हो। तो ये थी आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसी के ऊपर बेस्ड देखो ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में एग्जाम में आ सकता है। इसमें कहता है कोई एक नंबर मान लो आप 4 की पावर n। 4 की पावर n, n क्या है? कोई भी एक नेचुरल नंबर है, जैसे 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 3 है, ऐसे। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस नंबर एंड्स विद द डिजिट 0। मैं पहले इसका मतलब समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ये कहता है एग्जामिनर, मैंने आपको एक नंबर दे दिया, नंबर है क्या? 4 की पावर n, वेयर n क्या है? इज एनी नेचुरल नंबर, कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है। आपको मैंने एक टास्क दे दिया कि आप मेरे को है ना n की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जिससे कि ये 4 की पावर n जो नंबर है ना इसके लास्ट में 0 आ जाए। अब बच्चा ने ट्राई करना स्टार्ट करेगा, वो करेगा n को क्या पुट करेगा? नेचुरल नंबर 1 पुट करेगा, 2 करेगा, 3, 4, 5, कितने भी पुट कर 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 देखेगा। ठीक है, मान लो अपने n को 1 पुट किया, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 तो कितना होता है? 4 होता है। क्या इसके लास्ट में 0 आया? क्या नहीं आया? आपको 0 लेके आना है। ठीक है, 4 की पावर 2 करोगे, 4 इंटू 4 16। क्या लास्ट में 0 आया? क्या नहीं आएगा। 4 की पावर 3 करोगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आएगा? 64। लास्ट में 0 नहीं आया। फिर 4 की पावर 4 करोगे, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। फिर 4 की पावर 5 करोगे, 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि जो पीछे वाला रिजल्ट है उसको एक बार और 4 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ये 1024 आएगा। इस तरह से चलते जाएगा ये। लेकिन मैं कहता हूँ लास्ट में 0 कभी भी नहीं आएगा। देखो, लास्ट में 0 कभी भी नहीं आएगा। लेकिन आप सोचोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस नंबर के लास्ट में 0 आएगा? ऐसे थोड़े हम करके देखेंगे। मैंने आपको सिर्फ मतलब समझाया है कि एग्जामिनर कहता है चेक करो कि क्या कोई भी n की वैल्यू ऐसी आप पुट कर सकते हो कि जिससे 4 की पावर उतनी वैल्यू क्या हो जाए, आपके लास्ट में 0 आ जाए। तो क्या होगा इसका आंसर? नहीं पुट कर सकते। लेकिन लिखोगे क्या? जस्ट आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखनी है, वो 2 बार लिख के देखोगे ना, याद हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? पहले हम 4 के फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ फेयर में करना है काम आपको, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो 4 के फैक्टर लिखेंगे क्या? 2 इंटू 2 फैक्टर लिख दिए। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या 2 इंटू 2 जो ये मैंने फैक्टर बनाए हैं इसमें कहीं 5 आ रहा है? मैंने कहा था अगर ये नंबर के लास्ट में 0 आएगी, मान लेता हूँ मैं आएगी, तो वो नंबर 5 से तो पक्का डिवाइड होना चाहिए। मैंने बताया था ना आपको, जिस नंबर के लास्ट में 0 आएगी वो नंबर 5 से पक्का डिवाइड होगा। और अभी मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर के आपने फैक्टर बना लिए, ठीक है, और उसके अंदर 5 नहीं आया, अगर वो नंबर में 5 नहीं आया तो वो नंबर कभी भी 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। ये आ गया। विच, क्या लिखोगे आप? विच डज नॉट इंक्लूड 5। इसके अंदर तो 5 नहीं है, प्राइम फैक्टर जिसमें तो सिर्फ कितना है बच्चों? 2 और 2 है, 5 तो नहीं आया। सो दिस नंबर इज नेवर डिविजिबल
बाय 5। ये नंबर 5 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर उसके लास्ट में कभी भी जीरो नहीं आएगी। सो दैट इम्प्लाइज 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद जीरो। इसके लास्ट में कभी भी जीरो नहीं आ सकती, इतना लिखना है। ब्रैकेट में लिख देना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बाय, इसका रीजन लिख देना थोड़ा सा, ठीक है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर मैं तो इसके कोई और फैक्टर बना दूंगा जिसके अंदर मैं 5 लेके आऊंगा, और मैंने बताया था ना फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, वो यही तो कहती है कि फैक्टर तो आप दूसरे बना ही नहीं सकते। 2 और 2 है तो वो 2 और 2 ही रहेंगे, 5 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, आप ये लिख दो, छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है आपको, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। वो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, यूनिक होती है। मतलब कि कोई भी बच्चा जो 4 को लिखेगा ना वो 2 इंटू 2 ही लिख सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकता। तो 5 तो आ ही नहीं रहा, 5 नहीं आ रहा तो इसके लास्ट में जीरो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर जीरो आता होता तो ये नंबर 5 से पक्का डिवाइड होता, और 5 से डिवाइड होता तो यहाँ पे 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। तो बस इतनी सी स्टेटमेंट आपको लिखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। अब 6th में और 7th में ये बिल्कुल आसान है। आपको हर एक क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है दो दो नंबर का, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैं टाइम वेस्ट ना हो इसलिए प्राइम फैक्टर बना दिए मैंने, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे नंबर है। एचसीएफ कैसे ढूंढते हैं बताओ मेरे को, दोनों में कॉमन नंबर 2 इसमें भी है इसमें भी है, यहाँ पे लिख दो 2 को, ठीक है। बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो एचसीएफ तो कितना आ गया, 2 आ गया। एलसीएम कैसे देखते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। एलसीएम के लिए क्या करते हैं बच्चों, आप जो है ना यहाँ पे एक नंबर देखो 2 है, और इसमें इसमें हो चाहे ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, एक बार यहाँ देख लिया करो, ठीक है। ये इसमें भी 2 है मान लो, इसमें एक बार है और इसमें 2 बार है, जो हाईएस्ट होते हैं ना उसको लिखते हैं। 2 की कितनी हाईएस्ट पावर है, 2 है ना, तो एलसीएम में 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। फिर ऐसे ही 3 को देखो, 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, हमें तो हाईएस्ट पावर ढूंढनी है, इसमें तो है ना, तो इसका 3 लिख दिया। अब 5 को देखो, 5 इसमें है ऊपर नहीं है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है, तो बस ऐसे लिख दो आप, ठीक है। 2 को हम ले ही चुके, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है, और 3 टू जा कितना हो गया 6, 10 6 जा कितना हो गया 60, आंसर कितना आ गया आपका 60 आ गया, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। अच्छा एक एक रूल होता है ना अपना, एक रूल होता है कि दो नंबर है ए और बी, और उनका एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करें, इक्वल आनी चाहिए। वेरिफिकेशन करें यहाँ पे, वेरिफिकेशन, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ ये हर एक क्वेश्चन के लिए ट्रू है। देखो ए और बी नंबर कितने हैं, 6 और 20, इनका एचसीएफ कितना है अपना 2 आया, एलसीएम कितना है 60, इनकी मल्टीप्लाई कितनी है 120, और इनकी मल्टीप्लाई भी कितनी आ रही है 120, तो देखो इक्वल आएगी, हर एक क्वेश्चन में इक्वल आएगी। लेकिन सिर्फ ये जो रूल होता है ये 2 ही नंबर के लिए होता है, यानी कि 3 नंबर के लिए नहीं होता, 4 के लिए नहीं होता, सिर्फ कितने के लिए होता है, 2 नंबर के लिए। 3 वाला 4 वाला आपके सिलेबस में नहीं है, उसका भी एक रूल होता है, पता कर सकते हैं। ऐसे ये है, देखो आपको 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। पहले एचसीएफ निकालो, ये हो गए फैक्टर बना दिए। 101 के मैंने आगे फैक्टर क्यों बनाए, क्योंकि क्यों नहीं बनाए, इट इज ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर बनाएंगे नहीं आगे। तो देखो एचसीएफ कैसे निकालते बताओ, इसमें 2 है इसमें 2 है, ये लिख दो 2, फिर इसमें 2 है इसमें भी 2 है, 2 लिख दो, आगे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अच्छा एलसीएम अगर निकालना होता बताओ मेरे को कैसे निकालते, 2 कितनी बार है हाईएस्ट, 1 2 3 4 5, 5 बार है तो 2 को 5 बार लिख देते, एक बार 3 लिख देते और एक बार 101 लिख देते। लेकिन आपसे पेपर में क्या कहता है, देखो हैंस, अब यहाँ पे ब्रैकेट डाल के हैंस फाइंड देयर एलसीएम, इस हैंस वर्ड का मतलब लिख लो, मैथमेटिक्स में क्या होता है, हैंस का मतलब होता है जो भी आपने पीछे कुछ निकाला है इस क्वेश्चन में उसका यूज करते हुए, यूजिंग दी प्रीवियस रिजल्ट, यानी कि उसका आपको 100% यूज करना ही करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा। अब ये बताओ अगर मैंने एलसीएम ऐसे लिख दिया कि 2 को 5 बार लिख दिया और एक बार 3 लिख दिया और एक बार 101 लिख दिया है ना, तो क्या आएगी, देखो ये 32 आ गया, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 101 करोगे, ये 96 इंटू 101 यानी कि 9696 आएगा,
ये आ गया। लेकिन आप ये बताओ, क्या ये एलसीएम निकालने में आपने इस एचसीएफ का कहीं यूज किया? इसका तो कहीं यूज ही नहीं है। मान लो आपको एचसीएफ पूछा ही नहीं गया पेपर में, तब भी तो आप एलसीएम निकाल सकते थे ना इसी मेथड से। एचसीएफ का तो कोई यूज नहीं हुआ, लेकिन इसने तो कहा है एचसीएफ का यूज करना है। करना है इसका मतलब ये मेथड नहीं अप्लाई करना, ठीक है। डोंट अप्लाई दिस मेथड, नहीं तो पेपर में क्या हो जाएगी, आपकी चीजें गलत हो जाएगी जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है स्पेशली हैंस वर्ड यूज किया है। इसका मतलब हम मेथड लगाएंगे a इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम वाला। समझ गए आप मेरी बात? ये देखो, अब a इंटू बी यानी कि 2 नंबर, इनका एच सी एफ हमने कितना निकाला बताओ, 4, और एलसीएम निकालना ही है, तो बताओ ये 4 नीचे आ जाएगा ना। एलसीएम कितना आएगा, 96 सिक्स इंटू 404 डिवाइड बाई 4, ये नीचे आ जाएगा। बस इसको काट दो, ये 101 पे कट गया, आएगा वही देखो 96 सिक्स इंटू 101, यही वाला, लेकिन तरीका दूसरा रहेगा, ठीक है। 9696, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये फटाफट कैसे निकालते हैं, 9696 में कैसे लिखता हूँ देखो। अगर आपको 96 की मल्टीप्लाई करनी है 101 से, तो 101 को ऐसे लिख दो, ठीक है। 96 की 100 से करेंगे तो 9600, और 96 की 1 से करेंगे तो 96, तो ये कितना आएगा, 9696 आ जाएगा ना। ये है, जैसे 86 की करोगे 101 से, 8686 आ जाएगा। जैसे 79 की करोगे, है ना, 79 की 101 से कभी मल्टीप्लाई करनी हो ना, इस 2 डिजिट के नंबर को रिपीट कर दिया करो बस, ठीक है। जैसे 23 की करनी हो आपको, तो 23 लिख दो, आंसर आ जाएगा आपका। ये है 7th एग्जाम्पल हो गया। 8th एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये 3 नंबर आ गए, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैंने प्राइम फैक्टर बना दिए, एचसीएफ लिख रहा हूँ। अब मैं देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कॉमन जो भी होगा लिखोगे। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या 2 और है? यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे तो 2 नहीं बचा ना, इसलिए 2 की कहानी तो होगी खत्म। अब देखो 3 को, 3 है सब में, ये 3 है, ये 3 है, और ये 3 है। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला जो नंबर था ना वो 2 इंटू 3 था, इसके अलावा है ही नहीं इसमें कुछ भी, तो तीनों में तो नहीं हो सकता ना और कोई भी नंबर। तो एचसीएफ तो कितना आ गया आपका बच्चों, 6 आ गया। अब बात आती है किसकी, एलसीएम की। एलसीएम में देखो 2 से स्टार्ट करो। 2 हाईएस्ट कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार है तो 3 बार लिखो, जो हाईएस्ट बार है वो लिखो, ठीक है। फिर 3 को देखो, 3 हाईएस्ट, 1 2, यहाँ पे 1 2 बार है तो 2 बार 3 लिख दो। फिर 2 तो ले लिए, 3 भी ले लिए, फिर रह गया 5, 5 अकेला है, 5 लिख दो। इस तरह से आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। देखो जहां पे भी आपको 1 2 और 1 5 मिले ना, उसको तो 10 लिख ही दिया करो। 2 2 जा कितना होता है 4, और 3 3 जा कितना होता है 9, ये 9 4 जा 36, और एक जीरो और लगा दो, आपका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, 3 नंबर आएंगे ना, तब आप वो रूल नहीं लगा सकते कि a इंटू बी वाला, तब आपको सिर्फ यही मेथड अडोप्ट करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 8th एग्जाम्पल हो गया अपना। अब देखो क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है, एक नंबर में ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा एग्जाम में, कि हर एक नंबर को एक्सप्रेस करो एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक ही क्वेश्चन आएगा 5 में से, ठीक है। तो आपको 140 को क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो 140 के फैक्टर बना लो, 2 से डिवाइड करो 70, 2 से करोगे 35, फिर 5 से करोगे कितना आएगा 7। तो बताओ 140 क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। कभी भी 1 ना लिख देना साथ में, ठीक है ना। मैंने बताया था ना कि ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। 2 को पहले लिख दो या सबसे लास्ट में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, 156 फैक्टर्स बना लेते हैं इसके। 2 पे डिवाइड करोगे 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से करोगे 39, और 39 का आप जो है बच्चों किससे करोगे, 3 से करोगे, कितना आ जाएगा 13। 13 एक प्राइम नंबर है, छोड़ दो। 156 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बाकी सारे नंबर के फैक्टर्स मैंने बना के छोड़ दिए हैं। ये देखो 3825 के आप खुद ही बना लोगे। इसी तरह से ये नंबर मैंने स्पेशली बताया था ना, इसको पहले 5 से डिवाइड कर दो, उसके बाद आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। और ये नंबर क्या है आप लिख लो, ये एक स्पेशल नंबर है, ठीक है। इसके फैक्टर हमेशा ही क्या होंगे, पहला प्राइम 7, 7 का बाद वाला प्राइम 11, फिर इससे नेक्स्ट कितना है 13। इसको क्लाउड के अंदर डाल के लिख लो, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपका है ये पूरा ही नंबर जो है ना आपका स्पेशल नंबर है। ये स्पेशल नंबर है, पहला प्राइम नंबर 17, उससे अगला 19, उससे अगला 23। तो ये 2 नंबर आप जो है ना लिख लो अलग से अपनी नोटबुक में, ये इसके फैक्टर होंगे।
अब ये देखो, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है, और वेरीफाई करना है बाद में कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आएगी। वो तो होता ही है, यानी कि ए इंटू बी इक्वल होता है किसके बच्चों, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो निकालते हैं, मैंने फैक्टर्स वही पहले निकाल के रख लिए, फैक्टर्स निकाल दिए, उसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, एचसीएफ। दोनों में कॉमन देखो, सिर्फ 13 कॉमन है दोनों में, एचसीएफ तो कितना आ गया 13। फिर निकालो एलसीएम, एलसीएम में देखो 2 एक ही बार है, एक बार लिख दो। 13 को देखो, 13 हाईएस्ट कितनी बार है, एक बार। कई बच्चे इसको दोनों लिख देंगे, दोनों नहीं लिखना होता। दोनों फैक्टराइजेशन में 13 की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक ही है ना, यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे भी एक बार लिखेंगे। फिर 7 को लिख दो, तो कितना आ गया 13, 2 इंटू 13 7 जा कितना होता है 91, तो ये कितना हो गया 182। ये तो हो गया। अब आपको करनी है क्या, वेरिफिकेशन। 3 नंबर में आएगा ये सब्जेक्टिव में आपका, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, फिर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होता है बच्चों, एक बार निकालो ए इंटू बी, यानी कि ये दोनों नंबर 26 इंटू 91, इन दोनों की क्या कर लेना, आप मल्टीप्लाई कर लेना। मैं मल्टीप्लाई के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। 26 की मल्टीप्लाई करोगे आप बच्चों 91 से, वो आएगी आपकी 2366, ये आ गई। फिर आप करोगे एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई, वो आएगी 13 इंटू 182, 13 इंटू 182, ये आपकी आएगी 2366। दोनों इक्वल आ गई ना, लास्ट में लिख देना हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड, यानी कि जो आपने पूछा था वो हमने प्रूव कर दिया। अच्छा, बार बार मल्टीप्लाई नहीं करनी आपको, एक बार मल्टीप्लाई कर दी, आपको पता है अगर आपका एचसीएफ और एलसीएम सही है तो ये मल्टीप्लाई तो इक्वली आएगी, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये विश्वास नहीं है कि हमने एचसीएफ और एलसीएम सही निकाला है, तब आपको आगे मल्टीप्लाई करनी है। अब इसी तरह से देखो, ये फैक्टर बना रखे हैं हमने, एचसीएफ बता दो आप मेरे को इन दोनों का कितना आएगा। एचसीएफ, एचसीएफ आपका आएगा, एक 2 है कॉमन, और 2 के अलावा और कुछ भी नहीं है। एचसीएफ तो कितना आ गया 2। एलसीएम, 2 की हाईएस्ट पावर 1 और इसमें 2, तो 2 बार है। फिर ये 5 भी है एक ही बार, उसके बाद फिर 3 भी एक ही बार है, और फिर बच्चों एक 17 है और एक 23 है, ठीक है। ये आ गया 2, 2 5 जा होता है 10, ये होता है आपका 51, और ये 23। इनके आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 2 की 51 से कर लेना 102, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो आ गया ना। अब आप 102 की मल्टीप्लाई सिर्फ 23 से करोगे, जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में क्या लगा देना, 0 लगा देना। तो 1020 इंटू 23 करोगे तो 23,460 आ जाएगी, ये आ गई। एलसीएम आया ये तो। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन का क्या तरीका होता है, मैंने क्या बताया आपको, पहले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो, ये रहे नंबर। अच्छा, मल्टीप्लाई करनी कोई मुश्किल नहीं होती, जीरो को मत छोड़ इंक्लूड किया करो आप। 92 को 51 से मल्टीप्लाई कर लो, बस 92 को क्या कर लो बच्चों 51 से, ये आएगा आपका 4692, लास्ट में जीरो लगा दो। अब करो एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये 2 है और ये है 23,460। देखो 23 को 2 से कर तो वही 46 आता है ना, वही आएगा आपका 46920, हो गया वेरीफाई। ऐसे ही आप अपने आप कर लेना बच्चों। थर्ड क्वेश्चन मैंने फैक्टर्स बना दिए हैं, उसके बाद वही आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ये 3 नंबर है, आई थिंक निकाल लोगे बहुत आसानी से। मैंने ये लिख दिए फैक्टर्स। एचसीएफ कैसे निकालोगे बताओ, कॉमन 2 तो है ही नहीं किसी में भी, है ना, 3 कॉमन है, बस 3 तीनों में है, तो 3 आ जाएगा आपका क्या, एचसीएफ। फिर निकाले एलसीएम, 2 की हाईएस्ट पावर देखो 2 बार, 2 ही बार है। 3 की हाईएस्ट पावर इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, मतलब एक बार है। फिर एक 5 है और एक 7 है, अलग अलग, एक 5 है और एक 7 है। तो 2 5 जा कितना होता है 10, और 7 3 जा कितना होता है 21, 21 2 जा होता है 42, और इंटू 10 यानी कि 420 आ गया आंसर आपका। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट में देखना, ये तो तीनों प्राइम नंबर है, तीनों बच्चों क्या है, ये तो प्राइम नंबर है, और तीनों प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ हमेशा कितना होता है बताओ 1, क्योंकि 1 के अलावा ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। और एलसीएम कितना होगा पता है, इन तीनों की मल्टीप्लाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि आप जैसे एलसीएम निकालते हो, इकट्ठा निकालते हो, मान लो ये, तो ये किसी भी नंबर से क्या होगा बच्चों, डिवाइड ही नहीं होता ना, क्योंकि तीनों क्या है प्राइम है। तो फिर लास्ट में इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अपने को। इनकी मल्टीप्लीकेशन कितनी होती है देख लो, 23 की, 17 की और 29 की, इनकी मल्टीप्लाई आएगी 11339। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ये कर ही लोगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन बना लो इनकी। 8 बिल्कुल छोटा होता है, 2 इंटू 2 होता है। 9 क्या होता है आपका, सॉरी यहाँ पर 2 लिख दो, 9 होता है 3 इंटू 3, और 25 होता है हमारा कितना, 5 इंटू 5। पहले निकालेंगे HCF। HCF देखो कोई भी नंबर कॉमन है क्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कॉमन, तो क्या आएगा आपका HCF 1। एलसीएम कितना आएगा देखो, 2 कितनी बार है, 3 बार हाईएस्ट, फिर 3 कितनी बार है हाईएस्ट, 2 बार, और 5 कितनी बार है आपका, 2 बार। अब देखो कैलकुलेशन को छोटा कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ये 2 और ये 5 मिलके कितना बनाएगा, 10। ऐसे ये 2 इंटू 5 मिलके कितना बनाएगा, 10। ये तो 100 हो गया ना। अब देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर का। आपको इन दोनों नंबर का HCF दे रखा है कितना, 9, यानी कि HCF कितना है, 9। फाइंड एलसीएम, इन दोनों नंबर का आपको क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम। एक बच्चा कहेगा जी मैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल दूंगा। एक बात बताओ, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना होता तो फिर ये एग्जामिनर आपको HCF देता ही क्यों, क्योंकि एलसीएम निकालने में HCF का तो कोई रोल ही नहीं होता। अगर रोल है तो किसमें, फॉर्मूले में। तो क्या लिखोगे, वी नो दैट जो आपका A इंटू बी होता है वो किसके इक्वल होता है, HCF इंटू एलसीएम के। A इंटू बी यानी कि दो नंबर कौन से, 306 है एक तो, और एक 657 है, और इक्वल टू HCF कितना है इनका, 9, और आपको क्या निकालना है, एलसीएम। ये 9 डिवाइड में आ जाएगा ना, एलसीएम कितना आएगा बताओ। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई को आप डिवाइड कर दो किससे, इनके HCF से। दोनों नंबर ही आपके जो है ना डिवाइड हो रहे हैं 9 से, किसी को कर दो, 9 3 जा, और ये आ जाएगा आपका 9 4 जा, 34 इंटू 657। तो कर लो आप मल्टीप्लाई, 34 इंटू 657 करोगे तो 222338 आएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जैसे 4 की पावर n वाला करवाया था ना, ये 6 की पावर n है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, वही स्टेटमेंट आपको लिखनी है। पहले 6 के क्या बनाओगे, फैक्टर बनाओगे, 2 इंटू 3। अब बताओ इस फैक्टर में कहीं 5 आया है, नहीं आया, और आ भी नहीं सकता 5 कभी भी, क्योंकि 5 तो फैक्टर है ही नहीं 6 का। ठीक है, तो फिर आप क्या लिखोगे, अच्छा एक बात और भी लिख सकते हो आप, फिर आप कहोगे ना सर ये तो 6 की पावर n भी है, तो क्या हो गया, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसकी पावर कितनी होगी, n। n का मतलब है कि जो 2 है ना उसको भी n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और जो 3 है उसको भी। लेकिन एक बात बताओ, 2 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करते जाओ, कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 थोड़े आ जाएगा अपने आप। ठीक है, 5 तो नहीं आएगा ना, अपना टारगेट तो है 5 नहीं आना चाहिए बस, तो 5 नहीं आएगा। क्या लिखेंगे, इट इट डज नॉट इंक्लूड 5, so it can never be डिविजिबल बाय 5। ये कभी भी 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब इट कैन नेवर एंड इन 0। इसका मतलब उसके लास्ट में 0 भी नहीं आ सकती। जो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता उसके लास्ट में 0 कैसे आ जाएगी। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो मैंने उस एग्जाम्पल में लिखवाई थी आपको, सेम वही स्टेटमेंट लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर में या 3 नंबर में आएगा सब्जेक्टिव पेपर में। ये आपसे पूछता है कि एक्सप्लेन करो वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। कहता है एक्सप्लेन करके बताओ कि ये दोनों नंबर कंपोजिट क्यों है। आप मेरे को ये बताओ, अगर आपको कोई पूछ ले कि 22 बताओ कंपोजिट क्यों है, मैं सीधा कह दूंगा सर 22 जो है ना वो 2 इंटू 11 है, मतलब कि 2 इंटू 11 का मतलब ये 2 से भी पक्का डिवाइड होगा और ये 11 से भी डिवाइड होगा। और प्राइम नंबर तो कौन से होते हैं, जो सिर्फ या तो 1 से और या फिर खुद से डिवाइड होते हैं, है ना, दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ये तो देखो 22 1 और 20 से तो पक्का होता है, इसके अलावा 2 से भी हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, तभी तो ये कंपोजिट है ना। ऐसे ही मैं इसको करके दिखाता हूँ, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। एक बच्चा तो कहेगा सर मैं क्या कर लेता हूँ, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और उसमें 13 को ऐड कर देता हूँ, और फिर जो भी नंबर आएगा मैं उसको प्रूव कर दूंगा कि वो कंपोजिट होगा। लेकिन ये मेथड बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 26। ऐसा मत कर देना, ये रूल ही गलत है। क्यों, बोर्ड मास रूल आपने बचपन से सीखा है, पहले
कौन सोल्व होएगा, मल्टीप्लाई का साइन, मतलब पहले इन दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन होगी फिर प्लस का नंबर आएगा, ठीक है ना, ऐसे मत कर देना। लेकिन मैं कहता हूँ इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये पूरा एक ही नंबर है, ये पूरा कितना नंबर है बच्चों, एक, क्योंकि आपको मैं ऐसे लिख दूँ 2 × 3 + 3, तो ये 2 × 3 तो पूरा एक ही है ना, 6 है, तो ये वास्तव में 9, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ये पूरा एक ही नंबर है जिसमें 13 आ रहा है, और ये भी पूरा एक ही नंबर है जिसमें 13 आ रहा है, 13 दोनों में कॉमन है ना, कॉमन है, कॉमन बाहर ले लो, इसमें क्या बचेगा आपका 7 × 11, और यहाँ से 13 को 13 से डिवाइड करोगे 1 बच गया। अब बताना 7 × 11 कितना होता है 77, और 77 में 1 जोड़ोगे कितना आ गया 78। अब ये बताओ ये जो भी नंबर आएगा, ये नंबर जो भी आएगा, मान लो चलो मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, 13 की 78 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ गया है ना, ये आ गया। अब बताओ क्या ये नंबर आपको कंपोजिट दिख रहा है या प्राइम दिख रहा है कोई भी बच्चा कह देगा सर ये तो कंपोजिट है, क्यों, क्योंकि तो इवन नंबर है, लास्ट में कितना आ रहा है बच्चों 4 आ रहा है, ये इवन है, और मैंने आपको बताया था 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना वो सारे ओड होते हैं, तो ये नंबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे हम, विच इज ए कंपोजिट नंबर, और यही एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है कि ये क्यों कंपोजिट है, आप इसको प्रूव करके दिखा दो, ब्रैकेट में लिख लो बिकॉज इट इज एन इवन नंबर, या तो ये लिख दो इवन नंबर है ना, या फिर ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये जो भी नंबर है ये पक्का 13 से भी डिवाइड होगा, क्यों होगा पता है, क्योंकि 13 इसका एक फैक्टर है, और ये खुद नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो गया 13 से या 15 से तो वो कंपोजिट ही होगा हमेशा, ठीक है। इट इज डिविजिबल बाय 13, ठीक है, ये नंबर खुद से और 1 के अलावा किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो गया तो वो नंबर कंपोजिट होता है। आप सोचोगे 13 से आप कैसे कह सकते हो, मैं कहता हूँ 13 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 यहाँ 78 आएगा, क्योंकि 78 की मल्टीप्लाई 13 से ही तो ये होती है ना, तो ये नंबर क्या हो गया बच्चों कंपोजिट। अब ऐसे ही इसका देखो सेकेंड पार्ट, ऐसे ये देखो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और पूरे के साथ +5 है, आप पहले क्या करोगे मल्टीप्लाई नहीं करनी, ठीक है, ये पूरा एक ही नंबर है और ये पूरा एक है, इन दोनों में से पहले 5 क्या ले लो बच्चों, कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बच गया 7 × 6 4 × 3 × 2, अच्छा इंटू 1 लिखने की जरूरत है क्या, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, और प्लस 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1, अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। अब बताना क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये कितना होता है बताओ आपका 7 6 42, और ये कितना होता है आपका 24, और प्लस में कर देना 1, मल्टीप्लाई करो भी, ये तो कोई बहुत बड़ी आने वाली नहीं है, 42 को 24 से कर देना मल्टीप्लाई, 1008 आएगा, और ये 1009 आ गया है ना, और मल्टीप्लाई करना चाहो तब भी कर दो इसकी, है ना, ये कितना आ जाएगा आपका 1009 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5045। अब ये बताना ये नंबर आपको कंपोजिट दिख रहा है कि प्राइम दिख रहा है, कंपोजिट है, क्यों, क्लियर दिख रहा है कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें 5 आ गया, क्या लिखेंगे विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, यही आपको दोनों चीजें प्रूव करनी थी कि दोनों के दोनों नंबर प्रूव करो कंपोजिट है, मैंने कर दिया प्रूव। अब देखो आपका 7th क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये वही 2 राउंड लगाते हैं वो फ्रेंड वाला है, एक सर्कुलर पाथ है, मतलब एक पार्क है, मान लो स्पोर्ट्स फील्ड है, सोनिया 18 मिनट लगती है एक राउंड में और रवि को 12 मिनट लगते हैं एक राउंड लगाने में, सपोज द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन, यानी कि ये सर्कुलर पाथ है, एक बच्चा है सोनिया और एक है कौन राहुल रवि, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं इधर, है ना, सोनिया टाइम लेती है इस पूरे चक्कर को लगाने में 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट, तो बताओ ये दोनों आपस में आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको लिखना है, छोटी सी बात लिखनी है, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 मिनट्स, है ना, जितना भी होगा इनका एलसीएम उतने मिनट के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो एलसीएम निकालना आता ही अपने को, 12 के फैक्टर बना लो, 12 को लिखोगे और फिर 18 के बना लो, 2933, 12 क्या होता है 2 × 2 × 3
और 18 क्या होता है आपका 2 × 3 × 3। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 हाईएस्ट बार देखो 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिख दो। ऐसे ही 3 भी कितनी बार आ रहा है हाईएस्ट, इसमें 2 बार इसमें 1 बार, हाईएस्ट कितना है 2 है ना। तो 2 2 जा कितना होता है 4 और 3 3 जा कितना होता है 9, 9 4 जा कितना होता है 36। सो दे विल मीट अगेन, सो दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। अगर ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आता है तो बस आपको 18 और 12 का एलसीएम, और अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ गया ना तो आप इस तरह से नहीं निकालोगे एलसीएम। एलसीएम निकालने का एक और टेक्निक है, एक ही साथ निकाल सकते हो आप कितने भी नंबर हो ऐसे, है ना। इसको 2 से डिवाइड करो, फिर से 2 से कर दो चाहे 3 से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये नंबर प्राइम आ गए ना, ये किसी भी से डिवाइड नहीं होते तो इतना ही छोड़ सकते हो। एलसीएम पता है कितना आएगा, इन बाहर बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर दो इन सब की, 2 × 3 × 2 × 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये आ गया आपका 36। तो फिर उतना बड़ा आपको निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 की। बाय बाय, टेक केयर।